अ, इससे आगे हम शेयर कर दूं पहले। जी जनाब, इससे आगे हम चलते हैं तो नीचे आए। चैप्टर रिव्यू, चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है। तो इसे आपने, ये दो आपके काम है असाइनमेंट्स, और इसे आपने इजी नहीं लेना। आपने पहले अपने अल्फाज में लिखना है, मुझसे शेयर करना है, फिर हमने कल इसे डिस्कस करना है। ये डिस्कशन जब मुसलसल साथ साथ होगी ना, एक तो आपको खुद आप फील करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत शूट किया है, और दूसरा आपको पता चल जाएगा कि एड्रेस कैसे करना है। सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। आगे जाके प्रैक्टिस बहुत एक्सटेंसिव हो जाएगी। वो ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पूछेगा, टेक्निकल चीज़ें पूछेगा, स्टैंडर्ड की वर्डिंग भी आपको छापनी पड़ेगी। अभी वो चीज़ें नहीं है, अभी अपने अल्फाज देने हैं। तो इस पे अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें। ठीक है, मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन से वाले वर्ड्स हैं जो आपको याद कर लेने चाहिए, वो याद करते जाएं साथ साथ ही। ठीक है, जैसे मैंने अभी तक आपको याद करने को क्या कहा था, दो चीज़ें मैंने कही हैं। राइट्स एंड ड्यूटी तो मैंने कहा था बुलेट पॉइंट बना। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर आईएसए 200 ने जो कहा था, मैंने कहा जो दो जो पैराग्राफ में छोटे थे इन्हें याद कर लो एक। और एक चीज मैंने पहले कही थी, याद कर लो। सर वो जो डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन है। वो ऑडिट रिपोर्ट, डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन में मैं क्या कहा था, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ऑडिट रिपोर्ट का जो कंपनीज एक्ट में लिखी है, उसी ने उसी के अल्फाज छापे हैं, यही बात हुई थी। तो मैंने कहा था ये पूरी ऑडिट रिपोर्ट याद कर लो। ठीक है ना, वो एक आप याद कर लोगे तो उसी मॉडिफाई करते करते आपके सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपने साथ साथ याद करें, मुझे याद नहीं रहा, आपने याद भी नहीं करवाया। मैं लॉ में से उठा के आपको ना पूरा पूरी रिपोर्ट आपको शेयर कर दूंगा। जो लॉ की, ऑन द लॉ में बकायदा उसमें पूरा फॉर्मेट दिया हो। ठीक है। और एक काम आपने और करना है कि आपने कंपनीज एक्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्र अल्लाह का। मैम मुझे थोड़ा टाइम दें, क्लास हो रही है, मैं 10-15 मिनट में आपको कॉल करता हूँ। ठीक है। ठीक है जी। तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आपने कंपनीज एक्ट को भी डाउनलोड कर लें। मुनासिब बात, मतलब पूरा पढ़ना नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको रेफर करूंगा, आपने वैसे खोल के घर पे देख लेनी है। पूरा वो डाउनलोड हो जाता है SCCP की वेबसाइट से, SCCP.org.pk या .gov.pk, मुझे याद नहीं है, .org है शायद। तो उसे आपने, नहीं .gov है शायद। तो आपने देख लेना है और वहाँ पे आपको न मिल जाएगा। मैं भी दे सकता हूँ, मैंने डाउनलोड किया, लेकिन मैं दूंगा नहीं, आपको भी पता चलेगा कि चीज़ें कैसे ढूंढी जाती हैं। ठीक है। SCCP.gov.pk या .org.pk, तो ज़रा कंफर्म कर लीजिएगा। तो इसके बाद नीचे आते हैं, थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। नंबर 2, ऑब्टेनिंग एन एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट ऑब्टेन करनी है, मतलब क्या। मैंने आपको इनिशियली बताया था, जो पूरा हमने एक स्टैंडर्ड डिस्कस किया था फ्लो ऑफ ऑर्डर का। सबसे पहले क्या होता है, कोई क्लाइंट आपसे कॉन्टेक्ट करती है कि भाई मैं आपको अपना ऑडिट देना चाह रहा हूँ। नंबर 2 पे क्या होता है, आप उस क्या करते हैं। एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, एक्सेप्ट कैसे करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे। क्लाइंट असेसमेंट, क्लाइंट असेसमेंट कह रहे हैं। ठीक है। क्लाइंट एक्सेप्टेंस करेंगे, असेसमेंट करेंगे, फिर एक्सेप्टेंस करेंगे, उसके बाद इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस करेंगे। क्लाइंट एक्सेप्टेंस लगा कि ये बंदा ही फ्रॉडिया तो नहीं है, ये कोई भी काम देगा तो शुभ ही रहेगा मुझे, तो बंदा ही ठीक नहीं है, इससे मिलो ही ना। ये होती है क्लाइंट एक्सेप्टेंस। आपने उसे एक्सेप्ट किया कि नहीं, बंदा ठीक है, पार्टी ठीक है। अब आपने देखना है जो काम मुझे दे रहा है, ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं। बंदा तो ठीक है लेकिन फजूल सी बात कर रहा है, या ऐसी बात कर रहा है जिसमें मैं काम कर नहीं सकूंगा। अब यह है एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। पहले आपने उस पार्टी को एक्सेप्ट करना है, और फिर आपने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद जब आपने फैसला कर लिया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर आपने क्या करना है, क्या करना है फिर, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने का तरीका क्या है, हमने कहा था हर चीज राइटिंग में है, वर्बली कुछ नहीं करना। तो कैसे एक्सेप्ट करना है, लेटर में क्या लिखना है, उस लेटर को नाम क्या देते हैं, आप अपनी क्या देनी है, कंसेंट। एंगेजमेंट लेटर तो बाद में बनेगा, आपने अपनी कंसेंट देनी है। अभी आप पैसों की तो बात ही नहीं की है आपने। अभी तो आपने बात की है कि मैं आपको ऑडिटर बनने को तैयार हूँ। हो गया। अब एंगेजमेंट आ गई, इसके बाद क्या होगा, एंगेजमेंट लेटर कब साइन होगा। क्या अभी एंगेजमेंट लेटर साइन हो जाएगा, आपने कंसेंट दे दी है। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कुछ हो गई ना सारी, आपने एग्री कर ली, तो एंगेजमेंट लेटर साइन हो जाएगा कि नहीं। पहले तो BOD ने तो आपसे रब्ता किया ना, वो तो तकरीबन एग्रीड ही है। लेकिन ये आपकी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कहाँ पे होती है, वो तो AGM में हो रही है। तो AGM में आपके अलावा भी 4 रिकमेंडेशन आ सकती हैं कि नहीं। जिस शेयर होल्डर के पास कितने परसेंट वोट हो, तो वो अपने मतलब के बंदे भी दे रिकमेंड कर सकता है 10%।
तो जरूरी तो नहीं कि सिर्फ ये आपसी बात कर रही हो कंपनी। हो सकता है कि शेयर होल्डर जो 25% का शेयर होल्डर वो अपनी पार्टी भी ले आए। अभी आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई, लिहाजा आप सिर्फ कंसेंट देंगे, आप अपनी रजामंदी का इजहार करेंगे कि अगर आपने मुझे फाइनल ऑफर दी तो मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है। लेकिन साथ ही एंगेजमेंट लेटर का एक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा वैसे, कि आपके शेयर होल्डर पूछेंगे ना कि आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन सेटल हुई है, क्या फीस सेटल हुई है, ये भी तो मैटर करती है डिसीजन मेकिंग में। आप एक ड्राफ्ट बना लेंगे कि हमारी इन चीजों पे एग्रीमेंट हुआ, लेकिन साइन नहीं करेंगे, क्योंकि साइन करने का मतलब है बाउंड हो गए। बाउंड तो कर नहीं सकती कंपनी अपने आप को अभी। तो वो होगा, फिर वो डिस्कशन होगी, तो आप अपनी कंसेंट देंगे। कंसेंट का मतलब है कि जनरली मैं एग्री हूँ। ठीक है। मैं बन सकता हूँ, अगर आपने मुझे अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन दी तो मैं विलिंग। अब उससे पहले पहले टर्म्स एंड कंडीशन अब बहरहाल अपनी फाइनल हफ्ते कर ही देंगे डिस्कस। अब एजीएम होगी, एजीएम में फिर आपकी अप्रूवल हो गई फर्ज करें। अब आप वो जो आपने एंगेजमेंट लेटर इनफॉर्मली आपस में एग्री किया हुआ था, आप उसे फॉर्मल कर लें, आप उसे साइन कर लें। और अगर आपकी नहीं होती, किसी और की हो जाती है, तो बात खत्म। फिर आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपने तो मुझसे एंगेजमेंट लेटर साइन किया था। ये क्या मजाक है, ये तो नहीं कह सकते। वो पहले से एग्रीड है कि भाई आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो लेटर साइन होगा ना। समझ आ गई? तो अभी क्या देंगे? कंसेंट देंगे। और कंसेंट कहाँ जाएगी फिर? बीओडी आपसे रब्ता कर रहा है, पहले बीओडी अप्रूवल देगा, फिर उसकी कंसेंट चली जाएगी एजीएम में, और फिर एजीएम में डिस्कशन होगी और अपॉइंटमेंट होगी। क्लियर हो गया? अब क्लाइंट एक्सेप्टेंस में क्या कुछ होगा और एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस में क्या कुछ होगा। क्लाइंट एक्सेप्टेंस से पहले क्या देखेंगे? क्लाइंट की सारा पोस्टमार्टम करेंगे। इसका नाम क्या है, इसकी कितनी फैक्ट्रीज हैं, इसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, इसके शेयर होल्डर कितने हैं, इसके स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस सारा देखेंगे। और देखेंगे कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा, कोई इथिकल रिक्वायरमेंट्स जो हमारी हैं। ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट है हमारा, कोड ऑफ एथिक्स है, उसमें कोई एक चीज़ मुझे मना तो नहीं कर रही कि मुझे काम लूँ। ठीक है। तो आपको फाइनली नजर आता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्लाइंट एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? अब देखेंगे मुझे एंगेजमेंट क्या दे रहा है, इस एंगेजमेंट में कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा, कोई और थ्रेट तो नहीं आ रही। वो अगर आ रही है तो उसे रिमूव करने की कोशिश करेंगे, रिमूव तो नहीं होती, मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। हो गई तो एंगेजमेंट को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दोनों हो गए तो फिर कंसर्न लेटर। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में, कि क्लाइंट एक्सेप्टेंस के दौरान क्या कुछ करना है, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के दौरान क्या कुछ करना है, और उसके बाद क्या करना है। मैंने इन्हें नटशल आपको सब कुछ ही बता दिया है। अब सिर्फ हमने वो रेफरेंस लेने हैं कि कोड ऑफ एथिक्स में क्या लिखा है और स्टैंडर्ड्स में क्या लिखा है। ये आपको थोड़ी चीजें याद करनी है, जहन में रखनी है। मैंने तो जनरलाइज कर दिया ना हर चीज को। अब हमने इसे स्पेसिफिक करना है कि स्पेसिफिकली इन दोनों में क्या लिखा, कहाँ तक बात काम करने का कहा गया है। तो आ जाए फिर, सबसे पहले क्विक रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा? ऑब्टेनिंग एंड एक्सेप्टिंग अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट इंट्रोडक्शन, एक्सेप्टिंग एन ऑडिट अपॉइंटमेंट, इथिकल मैटर्स। ठीक है। इथिकल मैटर्स क्या है वो देखने हैं। इथिकल मैटर्स का मतलब कुछ भी नहीं है। इथिकल मैटर का मतलब है इखलाकी मैटर्स। और ये कौन से मैटर हैं जो कोड ऑफ एथिक्स में लिखे हैं, कि भाई इन चीजों को देख के तुमने कब बढ़ना है, अपनी इज्जत की परवाह भी करनी है, आई कैप की इज्जत की परवाह भी करनी है, प्रोफेशन की इज्जत की परवाह भी करनी है। ठीक है। बिल्कुल थोड़े से पैसों के लिए या लालच में आके ये नहीं कि बस ढीठ हो के जो भी काम मिलता है बस पकड़ी जाओ। अपने बावकार तरीके से करना है। इन शॉर्ट, आपने एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बावकार जिंदगी गुजारनी है। इन शॉर्ट, आपने किसी महफिल में जाके आगे हो के अपने कार्ड दे के नहीं कहना सर मुझे ऑडिट दें, सर मुझे ऑडिट दें, सर मुझे ऑडिट दें। कितना अजीब सा लगता है, चीप लगता है। आपने बावकार तरीके से कहना मेरी ऑडिट फर्म है, कोई अच्छा काम हो तो मुझे बताइएगा। तरीका होना चाहिए बात करने का ना। वो कोड ऑफ एथिक्स में यही सब कुछ लिखा हो। ठीक है। दूसरा, कोड ऑफ एथिक्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद करनी है, एक है आपने बेसिकली करना क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कंप्लाई कर इंश्योर करना है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ब्रीच ना हो। और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? वो चार पांच हैं, तीन हैं, वो हम बात कर लेंगे। इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, और वो तीन चार हैं। इंडिपेंडेंस के मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, मुझ पर किसी का प्रेशर नहीं होगा। ऑब्जेक्टिविटी में पॉजिटिवली काम करूंगा, ऑनेस्टली काम करूंगा और पूरा जोर लगा के काम करूंगा। वो तीन चार प्रिंसिपल्स हैं, वो आपने फॉलो करने हैं। अब अगर ये फॉलो नहीं होते तो इसका मतलब क्या? उसने उसे टर्म दे दी कि अगर किसी वजह से ये फॉलो नहीं होते तो हम क्या कहेंगे, ये जो वाकया जो फॉलो नहीं करने दे रहा मुझे, या ये जो सर्कमस्टेंसेज हैं जो मुझे फॉलो नहीं करने दे रहे, मैं उसे सर्कमस्टेंसेज नहीं कहता। सर्कमस्टेंसेज दैट फोर्स मी नॉट टू फॉलो, या दैट मेक मी नॉट टू फॉलो द फंडामेंटल प्रिंसिपल, उन्हें हमने नाम क्या दिया? थ्रेट्स। हम उन्हें सर्कमस्टेंसेज नहीं कहते। वो हालात जो आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल को पूरा ना करने की तरफ ले जा रहे हो, वो क्या कहलाती हैं? थ्रेट्स। ठीक है। और फिर थ्रेट का अगर आ गई है,
ऐसा सर्कमस्टेंसेस बन गए हैं कि आप फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर सकेंगे, तो क्या करना है? कोशिश करनी है इस थ्रेट को खत्म करने की कोशिश की जाए, या मिनिमाइज करने की। खत्म कभी नहीं होती थ्रेट, याद रखना। थ्रेट खत्म कभी नहीं होती। दुनिया की तकरीबन कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपका मैं मुकम्मल तौर पे खत्म कर सकता हूँ। अपने आप को मुकम्मल तौर पे चेंज नहीं कर सकते आप। अपने दाएं बाएं के लोगों को मुकम्मल तौर पे चेंज नहीं कर सकते। आप मुकम्मल तौर पे ये नहीं कह सकते कि मैं जो कह रहा हूँ बस यही ठीक है, बाकी सब गलत कह रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते इस बंदे ने दूसरे बंदे का कत्ल कर दिया है तो इसने बहुत गलत किया है, नहीं कह सकते। आपको जब हालात नहीं पता होंगे आप कैसे कह सकते? दूसरा बंदा इसे मारने के दर पे था, इसने अपनी जान बचाने के लिए मार दिया उसे, तो फिर तो गुनाह नहीं है किसी भी तरह से। तो दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज खत्म नहीं की जा सकती। तो हम उसे मिनिमाइज तो कर सकते हैं ना, कि लोगों को समझ है, हाँ भाई इसकी बात समझ आ रही है मुझे। तो हम थ्रेट्स को क्या करेंगे? मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। फिर वो बताएगा कि थ्रेट्स हैं कितनी किस्म की, कितने किस्म के सर्कमस्टेंसेस या थ्रेट, मतलब जो आपको आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो ना करने के लिए दे देंगे। उसने 7 टाइप्स बता दी, वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है। और फिर थ्रेट को मिनिमाइज करने के उसने तरीके बताए हैं थोड़े से। अगर ये थ्रेट है तो ये कर लो, ये है तो ऐसे, एक जनरल आइडिया दिया है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क किसे कहते हैं? अब यहाँ तो चले ये भी बात कर लेते हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है? एक फ्रेम जिसके अंदर रहते हुए अपने काम करने हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ना, कॉन्सेप्चुअल इखलाकी नहीं होता। कॉन्सेप्ट कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपने, क्या मतलब हकीकत में बैकएंड पे हो क्या रहा है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, मेरा मकसद क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। ये 2 + 2 = 4 नहीं है ना। यहाँ आपको जजमेंट यूज करनी है और खुद फैसला करना है कि यहाँ पॉसिबल तरीका क्या है जो सबसे बेहतर रहेगा। कोई भी आपको उंगली पकड़ के नहीं बता सकता कि ऐसे ही करो, जिंदगी ऐसे ही गुजारो। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला आपको दिमाग ना देते। अल्लाह ताला आपके दिमाग को मशीनें फिट कर देते, ऊपर से वही आती, मशीन में फीड हो जाती और मशीन चल पड़ती। लेकिन अल्लाह ताला ने दिमाग दिया, फिर अल्लाह ताला ने आपको आजमाइशों में डाला। आजमाइश क्या चीज़ है? आपको कहा गया कि दिमाग इस्तेमाल करो, ये प्रॉब्लम आई है, इसका क्या करना है। क्या नमाज छोड़ दूं या ना छोड़ूं? खुद दिमाग इस्तेमाल करो। मैंने तो तुम्हें कह दिया था नमाज जरूर पढ़नी है, लेकिन इंसानी जान भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अब एक इंसानी जान स्टेक पे लगी है, तो क्या उसे छोड़ के नमाज पढ़ने जाओगे, या नमाज छोड़ सकते हो? ये अब आपने फैसला करना है। कुरान में कहीं वाज़ेह नहीं लिखा कि अगर ये हो गया तो नमाज छोड़ देना, ये हो गया। बड़ी जनरल सा आइडिया दिया है। उसके अंदर पे जो स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस है ना, उसमें आपने फैसला करना है। समझ आई? तो कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क जो आपको एक जनरल किस्म के रूल्स बता दे, उसके अंदर रहते हुए उसके बेसिक रूल के मुताबिक छोटे छोटे फैसले आपने करने हो, ऐसे फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, जिसमें आपने अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। तो ये एथिक्स भी तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ही है ना। काम छोड़ दो ना छोड़ो, क्यों? अब 2 + 2 = 4 तो है नहीं, हालात जरा से चेंज हो तो सिनेरियो बदल जाता है। तो वो कहता है कि ये बेसिक रूल है, इन्हें ज़हन में रखो और खुद फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन तुम्हारा फैसला ऐसा हो कि जब लोगों को बताओ कि मैंने ये फैसला किया और ये हालात है, लोग कहें हाँ यार बज़ाहिर तो ठीक ही लगता है। ठीक है ना, लोग कन्विंस हो जाएं, इस तरह से फैसले करो। इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो वो इथिक्स ये है, बस ये याद रखना है। बेसिक यही है कि थ्रेट्स को मिनिमाइज करना है, और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हुए, कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हुए, अगर वो मिनिमाइज आपको लगता है हो गई है तो काम पकड़ लो। और अगर आपको लगता है नहीं मिनिमाइज हो रही तो जबरदस्ती काम ना पकड़ो। वो बनी इसराइल वाला काम ना करो, मछलियों वाला, कि जबरदस्ती के लॉजिक क्रिएट ना करो। अगर आपका दिमाग आपका अपना आप आपको कह रहे हैं नहीं, नहीं होना चाहिए, तो फिर जबरदस्ती की दलील क्रिएट ना करो, ना करो। ठीक है। आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। आप लोगों को धोखा दे सकते हो, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, वो भी। अपने आप को तो आप धोखा दे ही नहीं सकते। जब आप कोई काम कर रहे होते हो आपको पता होता है मैं गलत कर रहा हूँ कि ठीक कर रहा हूँ। ठीक है। और अल्लाह ताला को तो बिल्कुल ही धोखा नहीं दे सकते, वो तो ज़ात ही बहुत बड़ी है, वो तो बनाने वाला है। बनाने वाले को कैसे धोखा दे सकते? ठीक है ना। ये याद रखना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ आपके लिए। अ, हमारे ना इस्लाम में मुख्तलिफ फ़िक़े हैं। अहले सुन्नत हैं, अहले तशी हैं, फिर अहले हदीस हैं। हर एक का नमाज़ पढ़ने का अपना एक मखसूस तरीका है, और उसके पीछे लॉजिक्स भी हैं। अहले तशी नमाज़ों को मिक्स कर लेते हैं, पढ़ता होगा, जोहर और असर को मिक्स करके इकट्ठी पढ़ लेते हैं, और मगरिब और इशा को भी इकट्ठा करते हैं। जोहर असर को जोहरैन कह देते हैं, और मगरिब इशा को मगरिबैन कह देते हैं। पहले मुझे ये लगता था कि सिर्फ अहले तशी में है, लेकिन जब मैंने रिसर्च की, पढ़ा, देखा, पाला, तो मुझे पता चला नहीं, अहले सुन्नत में भी है। अब अहले सुन्नत में एक शाफी हैं, एक मालिकी हैं, और एक हमारे ये हैं जो सबसे ज़्यादा हनफी हैं। अवाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले। जो हनफी हैं ये तो कहते हैं कि नमाज इकट्ठी नहीं हो सकती।
नमाजें 5 मुख्तलिफ टाइम पे होनी चाहिए। जी। सर ये ठीक नहीं है नहीं, वैसे? मैं वही बता रहा हूँ। जो मालकी और दूसरे हैं वो कहते हैं नहीं, नमाजें मिक्स हो सकती हैं। हो अब सकते हैं भाई, प्ली क्या लेके आते हैं? हाँ। हो सकती है भाई, मजबूरी हो। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। प्ली क्या लेके आते हैं वो सारे? वो प्ली लाते हैं कि नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ज्यादातर अलग नमाजें पढ़ी। जो मिक्स करते हैं वो कहते हैं कि नबी पाक ने मिक्स भी की। अब जो कहते हैं नहीं, अलग पढ़नी चाहिए, वो ये कहते हैं कि कोई मजबूरी थी तो आपने इकट्ठी की। ये सब एग्री करते हैं कि इकट्ठी की गई है, ये है हिस्ट्री में। लेकिन वो कहते हैं मजबूरी में इकट्ठी की गई जनरली। अदरवाइज बेहतर यही है कि इकट्ठी ना करो। और हनफी तो बहुत सख्त है। हनफी जो है ये बहुत सी चीज़ों में बेहद सख्त है। इमाम अबू हनीफा तो ये भी फरमाते हैं कि बेनमाजी वाजिबुल कत्ल है। जिसने नमाजें छोड़ दी उसकी गर्दन उड़ा दो, ये इतना सख्त है। लेकिन मालिकी और बाकी कहते हैं नहीं, वाजिबुल कत्ल तो नहीं है, सख्त गुनाह है। लेकिन वाजिबुल कत्ल नहीं बनता। वाजिबुल कत्ल तो मुर्तद होता है, जो इस्लाम से फिर जाए। अदरवाइज मुसलमान वाजिबुल कत्ल कभी नहीं होता। वो कहते हैं जिसने नमाज छोड़ दिया मुर्तद हो गया, एक रुकन ही छोड़ दिया, अपना अपना व्यू है ना। बहरहाल, तो वो दूसरे जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, माजी से साबित है कि नबी पाक ने बगैर रीजन के भी इकट्ठी की है। वो कहते हैं साबित है, कोई ऐसे हालात बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन आपने फिर भी इकट्ठी की। अब सफर में इकट्ठी करना, तकरीबन सब कहते हैं इकट्ठी की जा सकती है, सफर में तो हो जाती है। लेकिन आम जिंदगी में अब उसमें इख्तलाफ है। अब या तो आप अपनी आंखें और कान बंद कर लें, आप कहें जी मैं तो हनफी हूँ, हनफी फैमिली में पैदा हो गया हूँ, तो मैंने तो बस यही कर, या तो ये कर लें, या फिर आप ही पढ़ लें। आपको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, तो दिमाग क्यों दिया है? नहीं तो आप दिमाग एक हमारे इमाम अबू हनीफा को दे दिया जाता है रहमतुल्लाह अलैह को। बाकी सबको कहा जाता है आंखें बंद करके फॉलो करो, तुम सारे हनफी हो। तो हमें दिमाग दिया गया है ना कुरान में, वबाई इला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तो अपनी भी दलील देते हैं कि मुझ पे ऐसी आंखें बंद करके मान ना लाओ, ये देखो, ये देखते नहीं अपने दाएं बाएं क्या हो रहा है? क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं मौजूद हूँ? अल्लाह तो अपनी दलील भी देते हैं। तो उससे क्या साबित होता है कि दिमाग इस्तेमाल करो। तो मैं बाल लाना उस तरफ चाह रहा हूँ कि नमाज सफर में तो इकट्ठी कर ही लेनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं अभी बैठा हूँ ना, मुझे पता है कि शाम तक मैं बैठा हूँगा, टाइम निकाल लूंगा, तो मैं कभी इकट्ठी नहीं करता। मैं अपनी बात करूँ, मैं कोशिश करता हूँ जोहर अलग पढूं, अलग असर अलग। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अभी जोहर के बाद सफर पे निकलना है या किसी मीटिंग में जाना है, वह पता नहीं क्या हालात होंगे। ये ना हो कि वो अलग पढ़ने के चक्कर में नमाज ही ना निकल जाए, तो मैं इकट्ठी कर लिया करता हूँ। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। पहले पढ़ सकते हैं सर। हाँ, पहले पढ़ सकते हैं। जोहर और असर के टाइम के दरमियान कहीं भी पढ़ सकते। नहीं मतलब अगर मुझे लगे तो कहाँ से पढ़ सकते हैं, अगर मेरे पास टाइम है तो भी पढ़ नहीं सकते नहीं नहीं, हैं। वो नहीं, वो उस पर कंसेंसस है कि जो जोहर का टाइम है और जो असर का एंड टाइम है, इसके दरमियान में ही पढ़नी है। ये नहीं है कि जोहर का टाइम ही नहीं हुआ और आपने जोहर पढ़ ली, फिर तो पांचों नमाजें इकट्ठी कर लो ना। फिर तो पांचों सुबह ही पढ़ लो कि मैं पांचों पढ़ के सारे दिन के फारिग। ये नहीं है, ये किसी भी फिक्र में नहीं है, ये याद रखना है। और बड़ी लॉजिकल बात है, वो तो फिर बंदे बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। फिर अगला स्टेप क्या होता? एक ही दिन लगा के पूरे महीने की नमाजें पढ़ ली, पूरा महीना फारिग। तो अल्लाह ताला को ये तो नहीं चाहिए ना। नमाज का बेसिक पर्पस क्या है, आपको कभी सोचा है? अल्लाह को आपकी नमाजें तो नहीं चाहिए क्या है? नहीं, पाबंदी पाबंदी तो बात की बात है, वो तो हो जाती है। असल पाबंदी तो एक इसका इफेक्ट आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ना ना, परहेजगारी भी अल्लाह को क्या करनी है परहेजगारी? अल्लाह ताला बड़ी सिंपल रखें अपनी सोच को। अल्लाह ताला चाहते हैं कि यार मेरे मुझसे मिलने आ जाएगा, बस, और कुछ नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि दिन में 5 बार मुझसे मिलने आ जाएगा, बस। अपने आप को सिंपल रखें बच्चे। अल्लाह ताला बहुत बड़ी जात है। अपने आप को इतना कन्फाइन ना कर दें कि वो हर वक्त डंडा लेके बैठा हुआ है, जरा मैंने हल्के हरकत की तो एक डंडा आएगा। नो, वो तो कहता है तुम एक कदम बढ़ो मैं 2 कदम बढ़ूंगा। वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला इतने बड़ी जात होते हुए जो फरमाते हैं, अल्लाह ताला आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं खुदा के बंदो, यार मैंने तुम्हें बना दिया, गलती कर दी, क्या किया मैंने, तुम 5 मिनट के लिए मुझसे मिलने आ जाए, बस ये चीज़ है असल। याद रखना है इस चीज को। अगर आपने दिमाग इस्तेमाल किया, लॉजिक इस्तेमाल किया, आपने नमाजें इकट्ठी की या ना की, आपकी नीयत साफ है और आपने अल्लाह से एक ताल्लुक बना लिया, तो अल्लाह ताला खुद आपको बता देने कि नहीं आज नमाज इकट्ठी ना करना। आपको एक इशारा मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। बहुत बार मुझसे ऐसे हुआ, मैं कहीं जा रहा था, मैंने सोचा यार घर जाके नमाज पढ़ूंगा, अभी जमात का तो टाइम है, क्या जरूरत है पढ़ने की। अच्छा, घर जाते जाते रास्ते में सब्जी के लिए रुका, सामने मस्जिद थी, नजर आया कि बस नमाज खड़ी होने लगी है। बिल्कुल ही, मैंने कहा यार अब तो बेवकूफ़ी है कि मैं ऐसे छोड़ूं और घर जाके पढ़ूं। मैं जल्दी से घुसा, 5 मिनट में नमाज पढ़ी, आके सब्जी ले ली। अब ये इशारा रहा, ये अल्लाह ताला की देन है कि क्या है? ये अल्लाह ताला की जो होता है ना, ताला नेमतें अदा करता है, वो ये है। पैसा जो मिल जाता है, शोहरत मिल जाती है, वो नेमत नहीं होती, वो तो आजमाइश है। ये नेमत है।
कि आप तो सोच के बैठे थे घर जाके पढ़ लूंगा बगैर जमात के, अल्लाह ने कहा नो, अंदर घुसो। और एंड टाइम पे, और ये मुझसे कई बार हुआ है। और ये भी हुआ है कि छोड़ी भी है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत नेक हूँ, छोड़ी भी है, घर जाके पढ़ ली, सुस्ती कर ली, कज़ा भी हो गई, होती रहती हैं, फजर भी कज़ा हो जाती है। लेकिन ये भी बहुत होता है, और आपसे भी होगा कि आप सोच रहे होंगे नहीं यार नमाज बाद में कज़ा कर लूंगी, अचानक ऐसे पढ़ लगता है जैसे अल्लाह ने कान से पकड़ के खड़ा कर दिया कि लो पढ़ो। ये अल्लाह की बहुत बड़ी देन है, इसकी कदर किया करें। इसका मतलब है अल्लाह ने आपको इग्नोर नहीं किया, वो आपके साथ खड़ा है और वो आपको हिलने नहीं देगा। ये बहुत बड़ी देन है अल्लाह की। तो इसे इस सेंस में लेना है। एनी हाउ यहाँ पे आ जाते हैं। तो एथिक्स क्या है कि आपने चीज़ को मखसूस अंदाज में करना। तो ये बताने का मकसद है कि चीज़ें आगे आ रही हैं तो आपने उसी अंदाज में करना है कि जब आपने क्लाइंट एक्सेप्टेंस और एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस को पढ़ना है तो आपने एथिक्स और हर चीज़ को जहन में रख के एक जनरल व्यू बनाना है। लेकिन जब आप जनरल व्यू बनाएंगे तो जब एथिक्स की बात करेंगे तो अपने अल्फाज में नहीं बताना, आपने वहां से कोट करना है कि कोड ऑफ एथिक्स में क्या वर्ड लिखे हो, या कम से कम उनसे करीब तरीन अल्फाज लिखने हैं, रेफर कर। ठीक है। अब इधर आ जाते हैं एक्सेप्टिंग में, वो कहता है आई कैप कोड ऑफ एथिक्स, वही बात आ गई, सेक्शन 320। तो सेक्शन याद कर लें, अगर आपको याद रहता है, कहीं आपको एग्जाम में आ गया तो कहीं सेक्शन 320 में बस लिखा है, बाकी जनरली जो लिखने जो भी आपके जहन में आ रहा है वो क्या लिखता है। क्लाइंट एंड एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस 320 आई कैप, और उसमें क्या लिखा है, थ्रेट्स टू द कंप्लायंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर माइट बी क्रिएटेड, फॉर एग्जांपल फ्रॉम क्वेश्चनेबल इश्यूज एसोसिएटेड विद द क्लाइंट। ठीक हो गया। कौन कौन से सवाल अराइज हो सकते हैं जनाब, प्रोफेशनल बिहेवियर और इंटीग्रिटी, ये जो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं इन पे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, थ्रेट्स अराइज हो सकती हैं, थ्रेट्स टू कंप्लायंस यानी कंप्लाई नहीं कर पाएंगे, थ्रेट अराइज हो जाएगी। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चनेबल इश्यूज एसोसिएटेड विद द क्लाइंट, क्लाइंट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन सामने आ गए जिससे आपको लगता है कि हम इन फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर सकेंगे। अब ये सारे प्रिंसिपल नहीं बता रहा है, कितने बता रहा है, दो, याद रखना है। मतलब उसने कहा कि ये दो वो मेजर प्रिंसिपल हैं जो अफेक्ट हो सकते हैं, उसने तीसरे का जिक्र नहीं किया। ये बात बात जरा जेहन में रखनी है, ठीक है। और थर्ड की बात है वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वो तो कोई नई चीज नहीं है। आगे क्या है, इट्स ओनर, ओनर्स, मैनेजमेंट और एक्टिविटीज। क्लाइंट के ओनर कौन है, क्लाइंट की मैनेजमेंट कौन है, और क्लाइंट की एक्टिविटीज क्या है। ओनर में कौन आते हैं, शेयर होल्डर्स। मैनेजमेंट में कौन आता है, बीओडी और मैनेजमेंट। और एक्टिविटीज में क्या आता है, बिजनेस, जो वो बिजनेस कर रही है, लेन देन कर रही है। तो इन तीनों चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस सामने आ सकते हैं। इश्यूज दैट इफ नोन माइट क्रिएट सच अ थ्रेट इंक्लूड क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है, डिसऑनेस्टी, क्वेश्चनेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस और अदर अनएथिकल बिहेवियर। इसमें कोई समझने वाली चीज या क्लियर है, क्लियर है। Factors that are relevant in evaluating the level of such a threat include, अब ये क्या कह रहा है, वो फैक्टर जो हम यूज कर सकते हैं कि ये थ्रेट किस हद तक है, कितनी ज्यादा है, वो कौन से फैक्टर हैं जो आपको बताएंगे कि ये थ्रेट की इंटेंसिटी कितनी है। नंबर वन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट, इट्स ओनर्स, मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस एंड बिजनेस एक्टिविटीज। इन्हें आप रिव्यू करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस थ्रेट की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। और नंबर टू, द क्लाइंट्स कमिटमेंट टू एड्रेस द क्वेश्चनेबल इश्यूज, फॉर एग्जांपल थ्रू इम्प्रूविंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस और इंटरनल कंट्रोल। तो पहले उसने क्या किया, पहला स्टेप क्या होगा आपके लिए, रिव्यू करें। किस किस को, तीन चार चीजें उसने बताई हैं। सबसे पहले ऊपर से नीचे चले, ओनर्स, नंबर टू मैनेजमेंट, नंबर थ्री एक्टिविटीज, और क्या उसने जिक्र किया है, दो चार्ज विद गवर्नेंस। वो कौन होते हैं, दोज चार्ज विद गवर्नेंस कौन है, डायरेक्टर्स। आप याद रखें कि इथिकल कोड्स में, ऑडिट में हम जनरली डायरेक्टर्स का वर्ड यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, वो लोग जिन पे चार्ज लगाया गया कि तुमने गवर्नेंस करनी है। और ये वर्ड क्यों है, डायरेक्टर्स का वर्ड क्यों नहीं यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं बने हैं, ये बिजनेस के लिए बने हैं। तो पार्टनरशिप में डायरेक्टर्स तो नहीं होते, पार्टनरशिप में कौन होते हैं, पार्टनर्स। तो या तो हमें नाम लें, वो लिखता कि जी पार्टनर्स, डायरेक्टर। और सोल ट्रेडरशिप में कौन होता है, सोल प्रोप्राइटर एंड सोल प्रोप्राइटर। कल नई किस्म की कोई स्ट्रक्चर आ जाता है, उसका नाम कुछ और है, तो उसने से जनरलाइज कर, दो चार्ज में गवर्नेंस के वो लोग जो उस बिजनेस की पूरी गवर्नेंस करते हैं। तो कंपनी में कौन गवर्नेंस करते हैं, बीओडी, डायरेक्टर्स भी नहीं कहना, बीओडी कहना है। पार्टनरशिप में कौन गवर्न करते हैं, पार्टनर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन गवर्न करता है, सोल प्रोप्राइटर। तो उसने एक टर्म बना दी जिसमें सारे कवर हो जाते हैं, क्योंकि उसने ये स्टैंडर्ड सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं बनाए,
उसने हर उस ऑडिट के लिए बनाया है जब ये ऑडिट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होगा, तो ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है कि आप उनका नॉलेज लें, और नंबर टू ये देखें कि क्या वो जो लोग हैं वो कमिटमेंट भी है। अगर कोई क्वेश्चन सामने आ जाता है, कोई ऑब्जेक्शन आपकी सामने आती है, तो क्या वो जो मैनेजमेंट है वो उसे सीरियसली एड्रेस करेगी या नहीं करेगी। क्वेश्चन सामने नहीं आए फिर तो बात खत्म। क्वेश्चन सामने आ गए, अब आपने मैनेजमेंट को कभी ये मसले हैं जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है एक्सेप्ट करने में, वो कहते नहीं जी आप जाने, आपका काम जाने, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो उनकी कमिटमेंट तो नहीं है फिर हल करने की, वो तो आपके साथ सीरियस ही नहीं है, तो आपको ये काम नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर वो कहते हैं अच्छा ये मसला आ गया, चले सर ऐसे कर लेते हैं, चले ऐसे कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि ये सीरियस है और आपको लेना चाह रहे हैं और सीरियसली ऑडिट करवाना चाह रहे हैं, जो भी करवाना चाह रहे हैं, तो फिर बीच का हल तो निकल ही आता है। जब दोनों पार्टीज फ्लेक्सिबल हो तो हल निकल आता है। जब एक पार्टी फ्लेक्सिबल है दूसरी बहुत स्ट्रिक्ट है, तो फिर हल नहीं निकलता। तो उसने दो चीजें बनाई, पहले तो आप नॉलेज ले लें, और नंबर टू फिर ये देखें कि क्वेश्चनेबल मैटर्स पे क्या वो उनकी कमिटमेंट है इसे रिजॉल्व करने की कि नहीं है। ये दो चीजें आपको बताएंगी कि थ्रेट की इंटेंसिटी कितनी है। कैसे? अगर तो आपने नॉलेज लिया और थ्रेट सामने आ गई तो नजर आ रहा है कितनी बड़ी थ्रेट है। अब आगे से वो कह रहे हैं जी हम तो कुछ नहीं करेंगे, तो फिर इंटेंसिटी तो बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन अगर कहते हैं नहीं जी आप बैठे ना, डिस्कस करते हैं, कुछ करते हैं, इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई हल निकलने के चांसेस हैं, तो इंटेंसिटी कम हो गई, उसकी सीरियसनेस कम हो गई। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। ये दो पॉइंट इन्हीं अल्फाज में लिखने तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम ये वर्ड जरूर यूज करने हैं। पहले पॉइंट में क्या यूज करना है? ओनर्स, मैनेजमेंट, दो चार पे गवर्नेंस एंड एक्टिविटीज, चार चीजें हैं। ठीक है ना, और बड़ी लॉजिकल चीजें हैं। और दूसरे में कि क्या मैनेजमेंट की कमिटमेंट है टू रिजॉल्व दीज इश्यूज। आप बेशक ये कह दें, इसके वर्ड यूज ना करें, ठीक है, लेकिन दो चीजें आपने बतानी है। अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, अब वो थ्रेट की तरफ चला गया है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू कंप्लायंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर को कौन सी थ्रेट आ रही है? सेल्फ इंटरेस्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, वो आगे नहीं पढ़ते। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या चीज है? हाँ, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, इसमें कोई मेरा ऐसा इंटरेस्ट है, अपना फायदा है कि जिसकी वजह से मैं डंडी मार जाऊं। मैं ट्रू रिपोर्ट नहीं दूंगा। मैं इस कंपनी के शेयर लेके बैठा हूँ, और अगर मैंने सही रिपोर्ट दे दी और क्वालिफाई कर दिया, तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस गिरेगी, तो मैं भी रगड़ा जाऊंगा। ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। ठीक है। और आगे उसने फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन से बताए हैं? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या होती है? प्रोफेशनली आप कॉम्पिटेंट हैं काम करने के लिए, तो कॉम्पिटेंस कैसे आती है आपके पास? आप नॉलेज, अपडेटेड नॉलेज या नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। स्किल्स क्या होते हैं? नॉलेज भी तो वो, और एक्सपीरियंस भी तो वही चीज़ है। एक्सपीरियंस और स्किल्स में क्या फर्क है? नॉलेज क्या है? उस चीज के बारे में डिटेल इल्म है आपने, और नॉलेज कैसे आता है? हाँ हाँ, सबसे पहले पढ़ने से, क्वालिफिकेशन से। ये जो आप पेपर पढ़ रहे हैं ये नॉलेज ले रहे हैं। एक्सपीरियंस कैसे आता है? पढ़ने से नहीं आता, प्रैक्टिकली काम करने से आता है। और स्किल्स, वो क्या चीज़ है फिर? अपने नॉलेज को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करने की जो कैपेबिलिटी है वो स्किल है। आप नॉलेजेबल भी हैं, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन स्किल सबके बराबर नहीं है। कुछ लोग बहुत तेज होते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, और कुछ इतना नहीं करते, मेरे जैसे सादा से होते हैं, उन्हें काम ही नहीं करना आता। ठीक है। तो स्किल आपकी अपनी मेहनत से आता है। जब मैंने कहा ना इसे लिख के देखें, ये करें, ये आपकी क्या चीज़ इंप्रूव करने की कोशिश हो रही है? एक्सपीरियंस नहीं, नॉलेज नहीं। नॉलेज तो है आपके पास, एक्सपीरियंस भी है, आपके स्किल को, राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने की कोशिश होती है। ठीक है। तो ये याद रखना है कि प्रोफेशनल कंपिटेंस, क्या आप कॉम्पिटेंट हैं? कंपिटेंस कैसे आती है? नॉलेज से, स्किल से और एक्सपीरियंस से। एक तो उस पर थ्रेट लग जाएगी, उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि आप जानते बूझते हुए अपने कॉम्पिटेंस को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, या गलत इस्तेमाल करेंगे, शैतानी अंदाज में करेंगे, अननेसेसरी किस्म के लॉजिक क्रिएट करेंगे लोगों को धोखा देने के लिए, घुमाएंगे बात को। और ड्यू केयर, आप केयर नहीं करेंगे। आप ड्यू केयर और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में क्या फर्क है? कॉम्पिटेंस अपने स्किल्स और नॉलेज को इस्तेमाल करना, और मतलब इस्तेमाल करने के काबिल होना। और ड्यू केयर है कि सब कुछ है लेकिन आप लापरवाह हैं, 2 मिनट काम करते हैं उठ के चले जाते हैं। ये अब आप केयरफुल नहीं है। केयर होता है कि जो काम करना फिर पूरा जोर लगा के तवज्जो से करना। एक बंदा जो इंतहाई जहीन है लेकिन लापरवाह है, वो बड़ा खतरनाक होता है। एक बंदा जो इतना ज्यादा जहीन नहीं है लेकिन मेहनती है, डेडिकेटेड है, वो अपनी जिंदगी में जगह बना ही लेता है। आपने भी देखा होगा, मेहनती बंदा कभी पीछे नहीं रहता, वो कुछ ना कुछ कर ही लेता है। बंदा बेहद जहीन है लेकिन लापरवाह है,
इनकंसिस्टेंट है, वो सारी उम्र बेचारा ना बस धक्का ही खा रहा होता है, एक जॉब छोड़ी दूसरी में चला गया, वो पसंद नहीं आई तीसरी में चला गया, ये अक्सर आप देखेंगे। तो ये वो बात कर रहा है, आपने चीज़ों को रिलेट करो, ठीक है। अच्छा जी, पहला ये हो गया, सेल्फ इंटरेस्ट स्ट्रेटजी उसने बात की, और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ने ड्यू कर से रिलेट कर दिया किसे, सेल्फ इंटरेस्ट को। इज क्रिएटेड, आगे उसने एग्जांपल दे दिया, इफ एंगेजमेंट टीम डज नॉट पोजेस और कैन नॉट एक्वायर द कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म द प्रोफेशनल सर्विस, मतलब अपनी टीम ही वो भेजी है जिसके पास कॉम्पिटेंस नहीं है वो ऑडिट करने की, तो क्या होगा, वो काम कर ही नहीं सकेगी। तो फिर तो आपके पास अगर टीम नहीं है तो वो ऑडिट ही ना लो, जो काम नहीं आता उसमें हाथ ना डालो, इन सिंपल वर्ड्स। तो यहाँ पे आज खत्म करते हैं, कल इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे, ठीक है, और कल इसे पढ़ेंगे। आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि मैं किस अंदाज में कोशिश कर रहा हूँ कि आप सोचना शुरू, रट्टे नहीं लगाने, उसका कोर पकड़ना है और अपने बुलेट पॉइंट बना लेने कि यहाँ मैंने किस अंदाज में डिस्कस करना है। यहाँ मैंने आपको बताया कि कौन से वर्ड्स पकड़ने हैं, कौन से वर्ड मेंशन करने, क्योंकि ये कोड ऑफ फिजिक्स में लिखे हैं हमने, अपना जनरल व्यू नहीं देना, ठीक है, पूरी हमें जनरल कहानी नहीं बनानी, इसे रिलेट करके फिर इसे एक्सपैंड करते चले जाए, ठीक हो गया। तो ये आपने बुलेट पॉइंट बनाने हैं और साथ लिख लेना है कि मुझे इस तरह से इसे लेके चलना है, क्लियर है जी। तो कल इंशाल्लाह इसे आगे लेके चलते हैं, और कल कोशिश करेंगे अपनी स्पीड को तेज करें थोड़ा सा, और मैं आपसे चीज़ें शेयर करता रहा। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।